Hi friends, welcome once again. Now we will start next topic in second order system. Write down next point. The very large majority of the second or higher order systems encountered in a chemical plant come from multi-capacity processes or the effect of process control system. मैंने कल ही बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग में रेयर ही कोई इससे ज़्यादा के सिस्टम है. अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसका डायनेमिक रेस्पॉन्स. नेक्स्ट है डायनेमिक रेस्पॉन्स ऑफ a second order system. We will analyze we will analyze the dynamic response of a second order system. यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए चेक करेंगे फॉर ए टू ए यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स टू ए यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स and it will provide us the all the fundamental features related to that one. तो भाई अपने पास इक्वेशन क्या थी, कल हमने क्या पढ़ा था, y bar of s divided by f bar of s kp by tau square s square 2 zeta tau s plus 1. Input is step input, f bar of s is equal to 1 by s. So you will get y bar of s is equal to 1 by s kp divided by tau square s square plus 2 zeta tau s plus 1. इसे सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट ही लिख दे रहा हूँ. अब आपको पोल्स और वो पता है कि पोल्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होती है, कि मैं ये नीचे वाला इसे उठा के जीरो रख दूंगा तो जो भी रूट्स आएंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, पोल्स कहलाएंगे. राइट डाउन the two poles the two poles of the second order transfer function second order transfer function are given by the roots of the characteristic polynomial
you have tau square s square plus 2 जीटा टाउ s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? श्रीधराचार्य मेथड से इसके हम लोग दोनों पोल्स निकालेंगे, इसके रूट्स ही तो पोल्स कहलाते हैं। तो पोल्स अपने पास वही क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू माइनस जीटा बाई टाउ प्लस माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टाउ, और P2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस ऑफ जीटा बाई टाउ माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई टाउ। इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बार ऑफ एस इज इक्वल टू KP डिवाइड बाई टाउ स्क्वायर s इंटू s माइनस P1 माइनस इंटू s माइनस P2। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? वेरी गुड। इसका अब हम लोग इनवर्स लाप्लास ले लेंगे अलग अलग उसके लिए, एंड दी फॉर्म ऑफ द रेस्पॉन्स y of t will depend on the location of the two poles P1 and P2 in the complex plane। अब यहां से हम जीटा के बेसिस पे 3 केस डेवलप करेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। तो जीटा की देखेंगे हम ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो हम लोग इसकी 3 वैल्यू देखते हैं। पहला है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, then we have two distinct and real poles, distinct and real poles। ये सिंपल क्वाड्रेटिक है जो आप लोगों ने 11वीं में पढ़ी होगी। अगर जीटा लेस देन 1 है या जीटा इक्वल टू 1 है तो क्या आ जाएगा, वी हैव टू इक्वल पोल्स। और अगर भाई जीटा लेस देन 1 है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। इज इट क्लियर? मैथमेटिक्स इज सिंपल। अगर ये जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये कौन सा केस कहलाता है, और अगर ये जीटा इक्वल टू 1 है तो कौन सा केस कहलाता है, जीटा लेस देन 1 है तो कौन सा केस कहलाता है? टेल मी, बोलो भाई फटाफट। बताइए भाई फटाफट, सोचिए। बोलो भाई कौन सा रेस्पॉन्स कहलाएगा ये? सर आप जाने, हमें क्या पता। तो राइट डाउन ऑफ डिफरेंट केस। केस ए, when zeta is greater than 1, this case is known as overdamped condition or overdamped response। You need to remember this। When zeta is equal to 1, that is known as critically damped। When zeta less than 1, that is underdamped। हमें जो पीएचडी करनी है वो अंडर डैम्प पे करनी है। क्या आ गया? अब इसका रेस्पॉन्स देखो भाई,
y of t is equal to ap 1 minus e to the power zeta t by tau cos hyperbolic zeta square minus 1 t by tau plus theta by under root zeta square minus 1 sin hyperbolic zeta square minus 1 t by tau. This one is known as overdamped response. There is no need to mug up this equation. Is it clear? कि सर ने लिखवा दिया तो मेरे टले नहीं है. Next case second. If zeta is equal to 1, that is known as critically damped response. तो इसके लिए आ जाएगा y of t is equal to ap1 minus 1 plus t by tau e to the power minus t by tau. Case 3. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा. And zeta less than 1. It is known as underdamped response. यहाँ से हम लोग लिख लेंगे y of t is equal to, ये वाला याद भी करना है, 1 माइनस गेट 2016 में टपका दिया था एक क्वेश्चन इसने यहाँ से, 1 माइनस जीटा स्क्वायर e to the power minus zeta t by tau sin omega t plus phi where omega is equal to and phi is equal to tan inverse 1 minus zeta square by tau. अब यहाँ से कुछ कुछ इनके की पॉइंट्स लिखेंगे कंक्लूजन. अभी तक जितना मैं ये जैसे ही सेकंड ऑर्डर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये मानना कि आपका गेट में 10 में से 4 नंबर का कंप्लीट हो गया. एक क्वेश्चन 100% लाप्लास से आएगा, एक क्वेश्चन 100% फर्स्ट ऑर्डर से आएगा, और पिछले 4-5 सालों में कोई साल ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम से एक 2 नंबर का क्वेश्चन ना मिला हो. हर साल आपको कोई ना कोई एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा. देखते हैं भाई. द अंडरडैम्प्ड रेस्पॉन्स, ये कुछ पीटीआर है, पॉइंट टू रिमेंबर. द अंडरडैम्प्ड रेस्पॉन्स is initially faster than the critically damped or overdamped response which are characterized as sluggish. In nature.
Second point, although the underdamped response the underdamped response is initially faster and reaches its ultimate value quickly, but it does not stay here. But it starts oscillating with progressively decreasing amplitude, and this oscillatory behavior makes an underdamped response makes an underdamped response quite distinct from all previous ones. And last one, the oscillatory behavior becomes more pronounced with smaller values of the damping factor जीटा। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटी चीज बताइए, मैं फर्स्ट ऑर्डर में एक छोटी सी चीज पूछना भूल गया आपसे। आप एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा है कि केपी बाई टाउ पी एस प्लस वन, अगर मान लीजिए टाउ पी की वैल्यू ज्यादा है तो सिस्टम फास्ट होगा या स्लो होगा? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर टाउ पी की वैल्यू ज्यादा है तो सिस्टम फास्ट होगा या स्लो होगा? यू हैव टू से यू हैव 1 मिनट, थिंक अबाउट दैट। अगर टाउ की वैल्यू ज्यादा है तो सिस्टम स्लो होगा। तो याद रखना कि अगर टाउ की वैल्यू ज्यादा है तो सिस्टम स्लो होगा, क्योंकि उसे अल्टीमेट रेस्पॉन्स तक पहुंचने में क्या लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेस्पॉन्स उसका क्या है, स्लगिश नेचर का है। अगर टाउ पी की वैल्यू कम है, अगर टाउ पी की वैल्यू कम है इसका मतलब उसे अल्टीमेट रेस्पॉन्स पहुंचने में क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। कम टाइम लग रहा है तो सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या है, फास्ट है, स्लो नहीं है। क्लियर है? छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक अभी हम लोग एक चार्ट बना सकते हैं यहाँ से। ताकि आपको ये पूरा कंक्लूजन के फॉर्म में याद रहे। जीटा की वैल्यू लेस देन वन, जीटा की वैल्यू इक्वल टू वन,
जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, एक और चीज बताइए, कई बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर जीटा वही लेस देन 1 है तो अंडर डैम्प्ड है, जीटा इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकली डैम्प्ड है, जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड है। अगर जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋषभ, बर्णवाल। अगर जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बाकी जीटा 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये सारी चीजें पता है। और जीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब है क्या? अरे आपके पास इक्वेशन है, थोड़ा सोचिए भाई, दिमाग लगाइए। देखो भाई यहाँ पे इसके रूट्स क्या है कि अगर जीटा लेस देन 1 है, इमेजिनरी रूट्स है, जीटा 1 है तो रियल एंड इक्वल है, जीटा ग्रेटर देन सॉरी, हाँ, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है। और अगर जीटा 1 0 है तो क्या होगा? इमेजिनरी ऑन इमेजिनरी एक्सेस। इमेजिनरी और ऑन इमेजिनरी एक्सेस। रेस्पॉन्स कैसा है? ओसिलेटरी है। जीटा 1 पे क्या है? नॉन ओसिलेटरी है। अगर आपने जब जीटा 1 1 पे रेस्पॉन्स देखा था, क्या उसमें कोई साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक का फंक्शन आ रहा था? नहीं आ रहा था, एक सिंपल इक्वेशन थी। नॉन ओसिलेटरी है। इसका भी क्या है? अगर ग्रेटर देन 1 है, ये भी नॉन ओसिलेटरी बिहेवियर है। और इसका क्या है? इसका ओसिलेटरी बिहेवियर है। ये वाला क्या कहलाएगा भाई? अंडर डैम्प्ड। ये वाला क्रिटिकली डैम्प्ड। ये वाला ओवर डैम्प्ड। और ये कहलाएगा अनडैम्प्ड, याद रखना। ये कहलाता है अनडैम्प्ड। ये कहलाता है आपका अनडैम्प्ड। ये कहलाता है अनडैम्प्ड। वेरी गुड पढ़ने, दैट इज द राइट आंसर। इफ जीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज अनडैम्प्ड कंडीशन एंड द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, बिकॉज व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0, अगर जीटा 0 है तो उसमें क्या है? कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी, और अगर कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी तो सेम एम्पलीट्यूड से आगे ओसिलेट करता चला जाएगा। क्लियर है? कोई भी एक सिंपल बर्नवाल एक सिंपल साइन वेव की तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर वो ए मैग्नीट्यूड का ऊपर साइन वेव है तो वो एक ही रहेगी। क्लियर है? अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मल्टी कैपेसिटी सिस्टम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग अनडेप्थ सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर है? हमारे पास दो है, एक इंटरेक्टिंग और एक नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। क्लियर है? पहले हम लोग उसे फिनिश करते हैं, उसके थोड़े डेरिवेशन अच्छे हैं।
बुक में आधे अधूरे दिए हुए हैं, पूरे दिए भी नहीं। यहाँ तक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। वेरी गुड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी कैपेसिटी सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग मल्टी कैपेसिटी प्रोसेस। मल्टी कैपेसिटी प्रोसेसेस एज सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। एज सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। तो यहाँ पे हमारे भाई दो क्लासिफिकेशन है, एक हमारा इंटरेक्टिंग वाला और एक नॉन इंटरेक्टिंग वाला है। दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से सजेस्ट करता है, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम और इंटरेक्टिंग सिस्टम। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का मतलब है कि जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, आप लोगों के भी होंगे या रहे होंगे, नहीं होंगे तो आगे होने वाले होंगे। नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब क्या है कि वन साइडेड वाला, एक को फर्क पड़ता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये है नॉन इंटरेक्टिंग। क्लियर है? दूसरे वाला इंटरेक्टिंग, कि दोनों को फर्क पड़ रहा है। क्लियर है? शुरू में तो हर सिस्टम नॉन इंटरेक्टिंग रहता है और बाद में टाइम के साथ साथ जाके इंटरेक्टिंग हो जाता है। क्लियर है? डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कैसे है इंटरेक्टिंग और नॉन इंटरेक्टिंग। यहाँ पे फ्लो रेट एफ आई है, इसकी हाइट एच वन है, ये टैंक वन है, ये आर वन है, ये एफ वन है, ये इसकी हाइट एस टू है, ये टैंक टू है, ये एफ टू है और ये आर टू है। अब आप एक चीज बताओ, अगर दूसरे में पहले में कोई फर्क पड़ रहा है, तो इसमें तो फर्क आ रहा है, लेकिन इससे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? तो ये अपने पास है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, ये हम लोग बोल सकते हैं भैया वन वे इंटरेक्शन है, सिर्फ पहले से दूसरे वाले को इंटरेक्ट है, दूसरे वाले को पहले वाले से। ठीक है? तो ये अपने पास है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम या वन वे इंटरेक्शन। सेकंड डायग्राम देखते हैं। अगर कोई सिस्टम ऐसा है, ये हमारे पास एफ आई है, ये हाइट एच वन है, ये टैंक वन है, ये आर वन है, यहाँ से मान लो एफ वन जा रहा है, ये टैंक टू हो गया, एस टू है, ये आर टू है और ये एफ टू है। अब यहाँ पे दोनों को फर्क पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरेक्टिंग सिस्टम। इंटरेक्टिंग सिस्टम। क्लियर है? पहले हम नॉन इंटरेक्टिंग वालों के लिए लिखेंगे, फिर हम लोग इंटरेक्टिव वालों के लिए लिखेंगे। फिर वही स्टेप, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? बैलेंस इक्वेशन। दूसरा स्टेप चेक करना लीनियर है या नहीं, नॉन लीनियर है। तीसरा स्टेप लीनियर है तो सही है, नॉन लीनियर है तो उसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन से लीनियराइज करना। चौथा स्टेप दोनों का डिफरेंस लेना।
डेविएशन वेरिएबल को डिफाइन करना, डेविएशन वेरिएबल के टर्म में उसे लिखना, फिर उसका लाप्लास लेना और ट्रांसफर फंक्शन लिख देना। क्लियर है? लेकिन ये बुक किसी बुक में पूरा नहीं दिया, उसने बस शुरू के स्टेप देके फिर वो आगे वाले स्टेप सुहा कर दिए। क्लियर है? इसे उन्होंने 2 लाइन में लिख दिया, अपना तो 2 लाइन में लिख के काम नहीं चलने वाला, अपन लोगों को तो पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले हम लोग नॉन इंटरेक्टिंग वाले का करते हैं और फिर इंटरेक्टिंग वाले का। फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम डायग्राम फिर से बना लीजिए एक बार। ये एफ आई है, ये H1 A1, ये R1 F1, H2 A2, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा R2 और ये F2। बारी बारी से लिखते हैं भाई। बैलेंस ऑन टैंक 1, मटेरियल बैलेंस ऑन टैंक 1। मोल्डिंग करना मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है अच्छे से। तो क्या आ जाएगा भाई? एफ आई माइनस F1 इज इक्वल टू A इंटू डी एच बाई डी टी। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? तो यहाँ से भाई अपने पास आ जाएगा A इंटू डी एच 1/dt प्लस F1 इज इक्वल टू एफ आई। ध्यान रखना, अगर कोई किसी स्टेप में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है। हमें पता है वेयर F1 इज इक्वल टू H1/R1। यस और नो? तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे A इंटू डी एच 1/dt प्लस H1/R1 इज इक्वल टू एफ आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा स्टेप चेक करो लीनियर है या नहीं है। हाँ लीनियर है, तो एट स्टेडी स्टेट लिखिए A इंटू डी एच 1s/dt प्लस H1s/R1 इज इक्वल टू एफ आई एस। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, क्या बचेगा? A इंटू डी इंटू H1 माइनस H1s डिवाइड बाई डी टी प्लस H1 माइनस H1s डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू एफ आई माइनस एफ आई एस। डेविएशन वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, H1 माइनस H1s, प्राइम लिखने से अच्छा कैपिटल H1 लिख लो, एंड एफ आई माइनस एफ आई एस, एफ आई प्राइम लिख लीजिए,
तो अपने पास ऊपर वाली इक्वेशन किस में आ गई, ए इंटू डी एच वन बाई डी टी प्लस एच वन बाई आर वन इज इक्वल टू एफ आई प्राइम लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक लाप्लास, जब लाप्लास लोगे तो क्या, विद जीरो जीरो इनिशियल कंडीशन, ए इंटू एस इंटू एच वन ऑफ एस, एच वन ऑफ एस बाई आर वन एफ आई ऑफ एस। यहाँ से एच वन ऑफ एस कॉमन आ जाएगा, ए इंटू एस डिवाइड बाय प्लस वन बाई आर वन, एफ आई बार एफ आई एस। यहाँ तक कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, आउटपुट बाय इनपुट, एच वन ऑफ एस डिवाइड बाय एफ आई बार ऑफ एस डिवाइड बाय ए एस प्लस वन बाई आर वन, ए इंटू आर वन एस डिवाइड बाय आर वन, और ये ए वन है। क्योंकि हमारे पास दो है, एक तो है नहीं सर। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो यहाँ से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, वेयर, इक्वेशन को थोड़ी छोटी करिए, ए वन आर वन बाय ए वन आर वन इज इक्वल टू टाउ वन। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, एच वन ऑफ एस एफ आई प्राइम ऑफ एस आर वन बाय टाउ वन एस प्लस वन। पहले वाले के लिए मॉडलिंग आ गई। किसी भी स्टेप, किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अब हम बार बार वही कर रहे हैं। यह तो अब दिमाग में चिपक गया होगा, रात को कोई 12 बजे भी उठ के मुझे वो स्टेप बताओ। सबसे पहले बात, हमें क्या करनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। दूसरी इक्वेशन, उसके बाद हमें चेक करना है लीनियर है नॉन लीनियर है। लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन लीनियर है तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से लीनियराइज करना है। उसके बाद उसे स्टेडी स्टेट पे लिखना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, डेविएशन वेरिएबल के फॉर्म में लेके आना है। फिर वहां से उसका ट्रांसफर फंक्शन लेना है, और वहां से उसे लाप्लास लेके ट्रांसफर फंक्शन ले लेना है। क्लियर है, एक एक चीज एकदम स्टेप क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, जिन लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड की है, ये मेरी उनसे 1000% गारंटी है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन उनका गलत नहीं होगा। और जिन्हें लगता है कि पीटीसी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, तो उतना सिंपल भी नहीं है, सिंपल है नहीं, बनाया गया है सिंपल। क्लियर है। इसी तरह अब हम लोग सेकंड सेकंड के लिए करते हैं मॉडलिंग। पहले वाले के लिए तो अपने पास हो गया, फोर टैंक टू। मैंने कैपिटल लिया है, स्मॉल क्यों लिया है? अच्छा, मैंने एफ लिया है। फोर टैंक टू के लिए लिखिए भाई, क्या लिखोगे, एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू ए टू एन टू डी टू एच बाई डी टी। एफ वन माइनस एफ टू क्या है, एच टू बाई आर टू माइनस एस टू बाई आर टू इज इक्वल टू ए टू इंटू डी एस टू बाई डी टी।
लीनियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे स्टेडी स्टेट पे लिखिए, F1s माइनस H2s बाय R2 A2 इंटू DH2s बाय DT, दोनों का डिफरेंस लीजिए, F1 माइनस F1s माइनस H2 माइनस H2s डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू A2 DH2 माइनस DH2s डिवाइड बाय DT। डेविएशन वेरिएबल डिफाइन करिए, F1 माइनस F1s इज इक्वल टू F1 प्राइम एंड H2 माइनस H2s इज इक्वल टू H2। वैल्यू उठा के रखिए, F1 प्राइम माइनस H2 बाई R2 इज इक्वल टू A2 इंटू DH2 बाई DT। नेक्स्ट स्टेप, टेक लाप्लास, F1 बार ऑफ S माइनस H2 ऑफ S डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू A2 S इंटू H2 बार ऑफ S। F1 बार ऑफ S इज इक्वल टू F1 बार ऑफ S R2 F1 प्राइम ऑफ S S2 बार S को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस R2 भी बाहर आ गया, A2 R2S। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा भाई, H2 ऑफ S F1 प्राइम ऑफ S इज इक्वल टू R2 बाई A2 R2 S प्लस 1। Then again assume A2 R2 is equal to tau 2 H2S divided by F1 prime S R2 by tau 2S plus 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लो और ये इसे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? वेरी गुड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक तो सिंपल था। अब जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा घुमा फिरा के आता है। थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं जो ऊपर इक्वेशन है। भाई हमें पता है
कि जो F1 है वो कितना है, H1/R1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि F1s इज इक्वल टू H1s/R1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि F1 माइनस F1s इज इक्वल टू H1 माइनस H1s डिवाइड बाय R1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर वही डेविएशन वेरिएबल के फॉर्म में लिख लीजिए। F1 प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल H1/R1 लाप्लास F1 प्राइम s इज इक्वल टू H1s/R1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, H1 बार s इज इक्वल टू F1 बार s इंटू या F1 प्राइम s इंटू R1। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का और फिर कुछ लेके आते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल इनपुट चाहिए और ओवरऑल आउटपुट। ओवरऑल आउटपुट क्या है, H2 है। इनपुट क्या दे रखा है आप लोगों ने, Fi दे रखा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, हमें क्या चाहिए भाई, H2 डिवाइड बाय Fi। क्लियर है? तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, H2 डिवाइड बाय F1 प्राइम s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्लियर है? आपके पास ये डेटा क्या है, H2/F1 वाला, अब ये भी पढ़ाया है। ये कितना है, H2/F1 वाला R2/Tau2s+1। और ये FIS वाला ये कितना है भाई, Fi प्राइम s डिवाइड बाय F1 प्राइम s डिवाइड बाय Fi प्राइम s। अब मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब मेरे पास डेटा है, थोड़ा यहाँ सावधान रहना, सतर्क रहना। हमारे पास है क्या, H1 डिवाइड बाय Fi इज इक्वल टू R1/Tau1s+1। क्लियर है? यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से मैं H1 को ऊपर वाली इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, F1 प्राइम s इंटू R1 डिवाइड बाय Fi ऑफ प्राइम s इज इक्वल टू R1/Tau1s+1। अगर मैं यहाँ से इन्हें दोनों को कंपेयर करे भाई, तो R1 कट जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी यहाँ से, Fi F1 F1 प्राइम s Fi प्राइम s इज इक्वल टू 1/Tau1s+1। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, 1/Tau1s+1। उन बुक में उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये आता है ऐसे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई, H2 Fi ऑफ प्राइम s R2 बाय Tau1s इंटू Tau2s+1।
It should be clear to each and everyone. Otherwise, in book they gave directly step. प्रणय, ऋषभ, बर्णवाल, ये सारे स्टेप्स क्लियर है ना भाई? एक एक स्टेप, किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे यस और नो? हाँ ना भाई, बोलते रहा करो, सोते रहते हो आप लोग। वेरी गुड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो मैंने तुम्हें सिंपल मेथड से बता दिया। अब देखो बुक वाले मेथड को भी एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बुक वालों ने भाई कैसे सोल्व किया है? उन्होंने बोला दो कैपेसिटी है, हर कैपेसिटी का फर्स्ट ऑर्डर माना है, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि वैन सिस्टम। नहीं तो फिर बुक पढ़ोगे आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। रिजल्ट तो फाइनल यही आना है, ये सबको पता है, लेकिन मैंने सिस्टम। मैंने सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ two non-interacting capacities, two non-interacting capacities, then it is described by, then it is described by a set of two differential equations of the general form. Tau P1 dy1 by dt, y1 is equal to kp1 f1 of t. It is for first capacity. Tau P2 dy2 by dt plus y2 is equal to kp2. Its input is not f2t, its input will be y1 of t. It is of second capacity. नाउ वी आर नॉट किड्स, अब हम बड़े हो गए तो हम डायरेक्ट इनके ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। अगर मैं पहले वाले का लिखूँ तो g1 of s इज इक्वल टू y1 of bar s, f1 bar of s इज इक्वल टू kp1 बाय tau p1s प्लस वन, और g2s का y2 bar of s, y1 bar of s इज इक्वल टू kp2 tau p2s प्लस वन। यहाँ से हमारे पास क्या है? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चाहिए हमें तो। बिटवीन द एक्सटर्नल इनपुट f1 of t and y of 2t is given by, so overall transfer function is equal to y2 bar of s divided by f1 bar of s, y2 bar of s, y1 bar of s. So it is a multiplication of, it is g1 and it is g2.
k p1 by tau p1 s plus 1 and k p2 tau p2 s plus 1. So we will get, after multiplication, kp prime divided by tau prime square s square 2 zeta prime tau prime s प्लस एस। अरे क्वाड्रेटिक बन जाएगी नीचे वाली, मैंने इसे इस फॉर्म में कंपेयर कर लो कि कहाँ पे क्या क्या है। तो ये चीज हमें प्रूफ हो गई कि दो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम लोग ऐड करके क्या कर सकते हैं, एक सेकंड ऑर्डर का सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं। तो अपने पास वेयर वेयर टाउ प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ p1 टाउ p2 2 जीटा प्राइम टाउ प्राइम इज इक्वल टू टाउ p1 प्लस टाउ p2 एंड kp प्राइम इज इक्वल टू kp1 kp2। तो ये वाली इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है, ये वाली इक्वेशन ये इंडिकेट कर रही है कि भैया जो आउटपुट है वो सेकंड ऑर्डर का होगा। तो दी अबव इक्वेशन इंडिकेट्स the above equation indicates very clearly that the overall response of the system is of two order, is of second order। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, we notice that the two poles of the overall transfer function are real and distinct। p1 is equal to minus 1 by tau p1 and p2 is equal to minus 1 by tau p2। Next point, if the time constants tau p1 and tau p2 are equal, then we have two equal poles. Then we have two equal poles. Therefore, non-interacting capacities always result in an overdamped or critically damped second order system, never underdamped and never in an underdamped system। अब रेस्पॉन्स चेक करने के लिए इनपुट डालना पड़ेगा, डाल दीजिए स्टेप इनपुट, कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे यहाँ से।
the response of two non-interacting capacities to a unit step change in the input is given by the equation then we will get response y of t is equal to kp prime 1 plus 1 by tau p2 minus tau p1 tau p1 e to the power minus t by tau p1 minus tau p2 e to the power minus t by tau p2 और kp प्राइम आपको पता ही है वेयर kp1 kp2 और यहाँ पे हम लोगों ने f प्राइम को क्या किया था 1 बाय एस स्टेप इनपुट का हमने दे दिया था तो हम लोग अब जनरल एन के लिए लिख सकते हैं फॉर द केस ऑफ एन नॉन इंटरएक्टिंग and non-interacting capacities. So the overall transfer function is given by the overall transfer function is given by g of node of s, g1 of s, g2 of s, gn of s. S node of y is equal to ये अपने पास क्या आ जाएगा सबका kp1 kp2 up to blah 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 kpn tau p s1 plus s tau p1 s plus 1 tau p2 s plus 1 tau pn s plus 1 यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए अब उस वाले से करिए तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं भाई अपने पास ऊपर आ चुका था अब मैं डायरेक्ट अगर उसमें यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दे तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए अपने पास आउटपुट क्या आएगा और हम मान लेते हैं कि टाउ p1 टाउ p2 के इक्वल नहीं है तो अपने पास आ जाएगा h2 प्राइम p इज इक्वल टू kp2 1 प्लस टाउ p2 माइनस टाउ p1 टाउ p1 e टू दी पावर माइनस t बाय टाउ p1 माइनस टाउ p2 e टू दी पावर माइनस t बाय टाउ p2 कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है हम उसे लिखेंगे ये अपने पास रिजल्ट आ गया
ये है अपना फर्स्ट ऑर्डर का रेस्पॉन्स। अगर हमारे पास सिंगल टैंक है, ये हमारे पास है टू नॉन इंटरेक्टिंग टैंक्स। ये डायग्राम याद रखना है, टू नॉन इंटरेक्टिंग टैंक्स। फिर ये है भाई टू इंटरेक्टिंग टैंक्स। और ये है फोर नॉन इंटरेक्टिंग टैंक्स। फोर नॉन इंटरेक्टिंग टैंक्स। डायग्राम के नीचे लिख लेना भाई, इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑन रेस्पॉन्स टू इनपुट स्टेप चेंजेस। देखो जैसे वैसे भी कोई भी हमारे पास मल्टी कैपेसिटी सिस्टम होता है, जैसे जैसे उसमें आप सिस्टम बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे क्या होगा, सिस्टम में डिले आता जाएगा। मान लिया दो ऑर्डर का है, चार ऑर्डर का है, छह ऑर्डर का है, तो जैसे जैसे आप उसमें सिस्टम्स बढ़ाते जा रहे हो, तो उसमें डिले होता जा रहा है। तो डिले, या मैं बोल सकता हूँ कि स्लगिशनेस होती जा रही है। कुछ कंक्लूजन लिख लीजिए। और एक चीज और ध्यान देने वाली है, देखो जो टू ऑर्डर का है, ये जो सेकंड इंटरेक्टिंग नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है, किस टाइप का है, एस शेप का है। ये आगे क्वेश्चन पीवी इसमें पूछ सकता है, वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पॉइंट, द रेस्पॉन्स ऑफ द ओवर डैम्प्ड मल्टी कैपेसिटी सिस्टम टू स्टेप इनपुट चेंज इज एस शेप्ड। यानी शुरू में क्या है, कम चे स्पीड है और एकदम से फिर स्पीड पकड़ लेगा, एस शेप्ड। दिस इज दिस इज इन contrast to a first order response which has the largest rate of change at the beginning. This sluggishness or delay is known as transfer lag. Is known as transfer lag and is characterized by multi-capacity system. And second है भाई, as the number of capacities increases,
as the number of capacities increases or capacities in series increases, the delay in the initial response, the delay in the initial response becomes, यानी ज़्यादा sluggishness होगी, more pronounced. That is sufficient for today. Tomorrow we will discuss interacting systems. Clear है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा.